नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जल संसाधनों पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जल संसाधनों के स्रोत, नदियों और झीलों पर कुछ चर्चा कर चुके हैं। आगे झीलों में हम अमेरिका की महान झीलों का अध्ययन करेंगे। महान झीलों में उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों की एक श्रृंखला महान झीलों के नाम से जानी जाती है। ये 5 झीलें एक साथ में हैं और इनको महान झीलों के नाम से जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में स्थित है। दोनों स्टेटों में सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, एरी, ओंटारियो आदि पांचों झीलें एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, रूप में फैली हुई हैं। सुपीरियर झील इनमें सबसे बड़ी है तथा ओंटारियो सबसे छोटी है। इन पांचों में सबसे बड़ी सुपीरियर है और ओंटारियो इनमें छोटी है। महान झीलें 2,44,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं। इन झीलों में स्वच्छ ताज़ा जल पाया जाता है। सुपीरियर झीलें विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है। सुपीरियर जो झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन तथा मिशिगन राज्यों में सुपीरियर झील के कुल क्षेत्रफल का 53,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाया जाता है तथा इसका शेष भाग कनाडा राज्य में फैला हुआ है। झीलों के बाद में आती हैं नहरें। परिवहन, सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए नहरों का निर्माण करते हैं। एक तो आपके परिवहन के लिए, सिंचाई के लिए और जल विद्युत उत्पादन के लिए, जिनमें धरातलीय जल भंडारित रहता है। ये नहरें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, जो दो नदियों, दो खाड़ियों या समुद्रों की दूरी कम करने के लिए बनाई जाती हैं। भारत में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की बकिंघम नहर 640 किलोमीटर तथा कंबरजुआ नहर महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त केरल के पश्चिमी तट पर स्थित नहर का कोलम कोटापुरम खंड 168 किलोमीटर, चंपकारा 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल नहर 22 किलोमीटर प्रमुख छोटी नहरें हैं। विश्व की प्रमुख नहरें स्वेज नहर, पनामा, सू, कील, मिडलैंड, लुडविग, रोन, राइन, हंसा, वेलेंड, डार्टमंड, वेसर, मानचेस्टर, हेड्रिक, विलियम, बोमबर्ग, फिनो, गोटा अन्य प्रमुख नहरें। ये विश्व में पाई जाने वाली कुछ नहरों के नाम हैं। इसके अलावा भी और अन्य नहरें भी हैं। तो अभी हमने महान झीलें और दूसरी नहरें। नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। भूसतह के नीचे स्थित शैल छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। भूमि के अंदर शैलों के छिद्रों, क्रैक्स, दरारों में विद्यमान जल को भूमिगत जल कहते हैं। जो वर्षा की मात्रा, ये किस पर डिपेंड करता है? वर्षा की मात्रा, उसकी गति, वर्षा के समय, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल, वायु की शुष्कता, शैलों की रंध्रता एवं अभेद्यता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषक क्षमता से नियंत्रित होता है। कौन कौन से कारक अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाते और कम करते हैं? पहला है इसमें वर्षा की मात्रा, कि वर्षा उस क्षेत्र में कितनी होती है। अधिक मात्रा में होती है, ज़्यादा पानी सीपेज होगा, ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा। कम मात्रा में होती है, कम मिलेगा। उसकी गति, कि किस गति से होती है। तेज़ गति से होती है तो पानी जल्दी से फ्लैश आउट हो जाता है, बहकर दूसरी जगह चला जाता है। और यदि मध्यम या धीमी गति से धीरे धीरे होती है तो वो पानी भूमि के अंदर ज़्यादा जाता है। तो गति इसको इस प्रकार प्रभावित करता है। वर्षा का समय कितना है, कम है, ज़्यादा है उसको बढ़ाएगा। कम समय के लिए वर्षा होती है तो अंडरग्राउंड वाटर कम मिलेगा। वाष्पीकरण की मात्रा, वाष्पीकरण के द्वारा धरातलीय पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। और वाष्पीकरण की मात्रा डिपेंड करती है
तापमान पर कि वो क्षेत्र उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वहाँ उसको सूर्य ताप कितने समय के लिए मिलता है, किस तीव्रता से मिलता है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं या तिरछी पड़ती हैं। तो ये इससे तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो पानी भरा रहता है और धीरे धीरे भूमि में अंदर चला जाता है। तापमान वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, और इसी प्रकार से ये उसके अंडरग्राउंड वाटर के मात्रा को भी प्रभावित करता है। भूमि का ढाल, यदि भूमि ढलान युक्त है तो पानी, वर्षा का पानी तेजी से बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, और यदि उसका ढाल कम है तो वो धीरे धीरे भूमि के अंदर रिसता रहता है। वायु की शुष्कता, शुष्क वायु वाष्पीकरण को बढ़ाती है, तो उसकी मात्रा भी इससे कम होती है अंडरग्राउंड वाटर की। और यदि शुष्क वायु नहीं है तो वहाँ पर उसकी मात्रा बढ़ सकती है। सैलों की रंध्रता, सैलें किस प्रकार की हैं, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें किसके रंध्र में है तो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर अधिक मिलेगा, और यदि अरंध्र में है तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा और बहकर दूसरे स्थानों पर चला जाता है। वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण पानी को रोककर भूमि के अंदर उसको जाने के लिए मजबूर करता है। तो जो क्षेत्र वनस्पति विहीन होते हैं वहाँ वर्षा कम भी होती है और पानी तेज बहकर जल्दी से बाहर निकल जाता है। और यदि वनस्पति आवरण है तो पानी अंदर जड़ों की सहायता से अंदर भूमि में चला जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाता है। मृदा जल अवशोषक क्षमता, मृदा किस प्रकार की है, यदि वो रंध्र में है तो ये सारे कारक किसी स्थान के अंडरग्राउंड वाटर की क्षमता को बढ़ाते और घटाते हैं। धरातलीय प्रवाह अंतःस्रवण द्वारा भूमिगत होता है, अवशोषण के द्वारा वो पानी अंदर जमीन के अंदर जाता है। कुल जल संसाधन का भूमिगत जल 0.58% है। जो टोटल जल संसाधन है पृथ्वी पर उसका के अंतर्गत जो भूमिगत जल का हिस्सा है वो 10.58% है, तथा संपूर्ण जलीय राशि के शुद्ध जलीय भाग का, और जो टोटल जल राशि है उसमें शुद्ध जल 2.67% है। उसका अंडरग्राउंड वाटर का जो हिस्सा है उसमें इसका पार्टीशन है 22.21% है, जो कि 4 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है मैक्सिमम धरातल से 4 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। धरातल के नीचे मिलने के कारण इसको अधः स्थली, जो धरातल है उसके अंदर रहने की वजह से इसको अधः सतही जल भी कहते हैं। अब आता है अंडरग्राउंड वाटर के स्रोत, कि अंडरग्राउंड वाटर हमें किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है, इसके क्या माध्यम है। नंबर 1 है आकाशीय जल, ये भूजल का प्रधान स्रोत है। आकाशीय जल जो आकाश से हमें प्राप्त होता है, और ये भूमिगत जल का प्रधान स्रोत है। ये जल वर्षा और हिम के रूप में प्राप्त होता है। वर्षा के द्वारा धरातल को प्राप्त होता है और बर्फ जमने से ये प्राप्त होता है। तालाबों, झीलों, नदियों तथा सागरों का जल वाष्पीकृत होकर पुनः वर्षा द्वारा धरातल को प्राप्त होता है। जल वर्षा एवं हिम के पिघलने से प्राप्त इस जल को आकाशीय जल कहते हैं। वर्षा जल और हिम के द्वारा मिलने वाला ये जल हमें इसको आकाशीय जल कहते हैं। नंबर 2 है सहजात जल, सागरों एवं झीलों में निक्षेपित अवसादी सैलों के छिद्रों तथा सुराखों में स्थित जल सहजात जल कहलाता है। सागर, झील में निक्षेपित अवसादी सैलों के छिद्रों तथा सुराखों में जो भूमि के अंतर्गत जो जल मिलता है सुराखों में उसको हम सहजात जल कहते हैं, जिसे अवसाद या तलछट जल भी कहते हैं। ये भूजल का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है, ये अंडरग्राउंड वाटर का दूसरा स्रोत है। तीसरा है मैग्मा जल, मैग्मा जल ज्वालामुखी क्रिया के कारण तप्त मैग्मा सैलों में प्रवेश करता है। गर्म होकर जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसकी रंध्रों में चला जाता है। इसके वाष्पीयकरण संघनित या घनीभूत होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे मैग्मा जल कहा जाता है। भूजल का संचय, कि किस प्रकार से इकट्ठा होता है, किस प्रकार संचित होता है। भू सतह पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल नीचे स्थित सैलों, छिद्रों, सुराखों, दरारों तथा संस्तर
तलों में संग्रहित होकर भूजल का रूप लेता है। विभिन्न माध्यमों से विभिन्न छेदों सुराखों के अंदर ये जमीन के अंदर चला जाता है। इसका संचयन सेलों की संरचना पर निर्भर करता है कि सेल किस प्रकार की है। रंध्र में है कि उनमें आसानी से अंदर चला जाता है, अरंध्र में है तो वो वहाँ से लेकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। जल के नीचे की ओर रिसकर सेल रंध्रों में एकत्रित होने को सेलों का संपर्क होना कहलाता है। जो सेलें भीजती हैं उसमें रिसकर जो जाता है तो उसको हम संपर्क होना कहते हैं उसको। जब सेल पूर्णतः जलयुक्त हो जाती हैं तो उसे संपर्क सेल कहते हैं, और धरातल के नीचे संपर्क सेल वाले भाग को संपर्क मंडल कहते हैं। जो सेलें या जो स्थान पानी से ऊप रहता है, डूबा रहता है, तो उसको संपर्क मंडल कहते हैं। इस संपर्क मंडल का ऊपरी तल भौम जल स्तर, जहाँ पर वाटर टेबल की कहाँ पर जैसे हम कहते हैं गंवार भाषा में या गांव के चुबान की, जिससे उसके बाद में पानी का लेवल आना प्रारंभ होता है। जब हम ट्यूबवेल खोलते हैं तो पानी चमकना कहते हैं उसको, तो उसके बाद में उसको भौम तल कि जल स्तर कहाँ पर है, किस जगह वो पानी हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह जल तल कहा जाता है, वाटर लेवल कहा जाता है। भूजल की उत्पत्ति। भूजल पृथ्वी तल के नीचे स्थित अपारगम सेलों के संस्तरों की स्थिति के कारण विभिन्न मंडलों के रूप में उपस्थित रहता है। भूजल के ऊपरी स्तर को भूमजल वाटर लेवल कहते हैं, तथा जिन इस सेलों में होकर जल प्रवाहित होता है उसे जलभरा, जिसमें होकर पानी नीचे पहुंचता है उसको हम जलभरा कहते हैं। दो जलभराओं के मध्यवर्ती अपारगम स्तर को मृत जलभूत कहते हैं। यहाँ जल इतनी तीव्रता से संचरित नहीं हो सकता कि जल संभरण किसी रूप या झरने के लिए पर्याप्त हो सके। धरातल पर निम्न स्रोतों से जल प्रकट होता है। कौन कौन से हैं जो भूजल के जो हमारे धरातल को या हमें प्राप्त होती है। पहला है स्प्रिंग स्रोत। भूमिगत जल का जो भाग धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से निकलता है उस जल स्रोत को झरना या चश्मा कहते हैं, कि जहाँ से ऑटोमेटिकली पानी बाहर निकल रहता है उसको हम स्प्रिंग या झरना कहते हैं। झरने कई प्रकार के होते हैं, उनको उनके विशेषताओं के अनुसार, जैसे स्थायी जल स्रोत, ऐसा जल झरना जहाँ लगातार साल भर पानी उससे निकलता रहता है, आता रहता है, तो उसको स्थायी जल स्रोत के नाम से जानते हैं। अस्थायी जल स्रोत ऐसे झरने जो वर्षा काल में या कुछ समय के लिए ही पानी जिनसे बाहर आता है उसको हम अस्थायी जल स्रोत के नाम से जानते हैं। साधारण जल स्रोत जिसमें किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं पाई जाती उसको हम साधारण जल स्रोत के नाम से जाना जाता है। तापीय स्रोत इसके अंदर की इसमें का जो पानी गर्म होता है और इसके पीछे जो उसकी उत्पत्ति के पीछे तापमान का विशेष महत्व माना जाता है। उष्ण स्रोत ये गर्म जल के स्रोत होते हैं जो चाहे गंधक का उसमें मिलावट की वजह से या किसी तापमान या फिर आपके ज्वालामुखी के स्रोत से या गर्म उससे इनका संपर्क होने के कारण इन स्रोतों से गर्म पानी बाहर आता है, तो इसको हम उष्ण स्रोत के नाम से जानते हैं। और अंतिम है खनिज स्रोत, क्योंकि जो भूमि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, और जब ये पानी इनके संपर्क में आता है तो इनकी जो इसमें खनिजों का मिलावट या उसमें खनिज मिल जाते हैं, तो ऐसे स्रोत जिनके जल के साथ साथ में खनिजों के का मिश्रण भी प्राप्त होता है तो उनको खनिज स्रोत के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो माध्यम है अंडरग्राउंड वाटर का वो है कुएं, कूप, वेल। कूप भू सतह से नीचे स्थित संयुक्त जल क्षेत्र का जल प्राप्त करने के लिए पारगम सेलों में कुएं खोदे जाते हैं। हम कुएं बनाते हैं तो जो पारगम जो सेल है उनको तोड़कर जो अपारगम के ऊपर जो पानी भरा रहता है तो उसको हम प्राप्त करने के लिए कुएं बनाते हैं, जिनके नीचे अपारगम सेल होने से जल भरा रहता है। वर्षा पर आधारित कुएं कम गहरे होते हैं, ग्रीष्म काल में शुष्क रहते हैं। अधिक गहरे कुएं लंबे समय तक जलापूर्ति में सहायक होते हैं। कुछ कुएं के प्रकार हैं जैसे पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जिनसे ही धरातल पर जल प्रकट होता है। इसके निर्माण के लिए दो प्रकार की अनुकूल संरचनाएं होनी चाहिए। नंबर 1 अभिनतीय उल्टी गुंबदाकार संरचना,
और दूसरा है एक दिग्नित संरचना। उत्सुप्त कूप का जल जिस मंडल से ऊपर की ओर संचारित होता है उसे जलभृत कहते हैं। तो कुएं बनाने के लिए दो प्रकार की अभिनति है, एक तो अपनति होती है नीचे और एक अवनति है। तो उल्टी गुंबदाकार संरचना होती है। तो उल्टे एक तो गुंबद ऊपर होता है और एक नीचे, तो उसमें क्या ऊपर से ढाल से ऊपर पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है और उस गुंबद के उसमें जहाँ पर है तो उसके ऊपर हमें कुएं बनाने से वहाँ पर हमें जल प्राप्त हो जाता है। अगला जो माध्यम है अंडरग्राउंड वाटर का वो है गीजर। आइसलैंड की भाषा ग्रसर शब्द का अर्थ है फुहार छोड़ने वाला होता है। होम्स के अनुसार गीजर गर्म पानी के स्रोत हैं जिनसे कुछ समय के अंतराल पर उष्ण एवं वाष्प तीव्रता से निकलती है। फुहारे के रूप में पानी गर्म पानी बाहर आता है तो उसको हम गीजर के नाम से जानते हैं। अमेरिका में येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल ये गीजर का उदाहरण है। ताता पानी उड़ीसा में ये भी गीजर का उदाहरण है। जलगांव महाराष्ट्र में, सोहना हरियाणा में और मणिकर्ण हिमाचल में ये कुछ गीजर के हैं जहाँ पर गर्म पानी ऑटोमेटिकली बाहर आता रहता है। और कई बार इनके नाम नक्शे पर भी, चाहे ताता पानी है, मणिकर्ण है, ओल्ड फेथफुल है, तो इनको नक्शे पर भी अंकित करवाया जाता है। जल संसाधन का अगला महत्वपूर्ण जो स्रोत है, सबसे विशाल का स्रोत है, वो है महासागर। क्योंकि महासागरों में पृथ्वी का मैक्सिमम पानी इन्हीं में पाया जाता है। पृथ्वी तल का 70.87% भाग जलीय है, जिसका 97.39% भाग महासागरों के रूप में विद्यमान है। हम जानते हैं कि 71% पर जलीय भाग है, 29% पर स्थल भाग है, लेकिन उस जलीय भाग का 97% से अधिक भाग आपके महासागरों में विद्यमान है, जिसमें कुल 1348 6 टाइम 0 घन किमी जल पाया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर इतने विशाल जलीय भाग के कारण विद्वान इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं। ज़्यादा पानी की वजह से इसको हम जल ग्रह के नाम से भी इसे विद्वानों ने संबोधित किया है। उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग पर जल तथा 60% भाग पर स्थल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर जल तथा 19% भाग पर स्थल है, जिस कारण इनको जलीय और स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जिसमें विश्व का 46.91% जलीय भाग विद्यमान है। हम जानते हैं कि सबसे विशाल का जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और वो सागरीय जल का आधे के लगभग 46 या 47% भाग को कवर करता है, जबकि एटलांटिक महासागर में 23.38%, हिंद महासागर में 20.87% जल उपस्थित है। तीनों महासागरों का जल लवणीय है, खारा है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सागरों में पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग बर्फ के रूप में विद्यमान है। हिम क्षेत्र के रूप में आर्कटिक महासागर कुल जलीय क्षेत्र का 3.97% भाग पर आवत है। यदि हम महासागरों की दृष्टि से देखें तो इनका क्षेत्रफल, गहराई और गहरा स्थान, इनमें कौन सा विशेषकर कोई स्थान अवस्थित है। जैसे प्रशांत महासागर है आपका 1653 84,000 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। औसत गहराई 4280 मीटर है और इस प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच जो 11,022 मीटर गहरा है, एक गर्त है, इसमें गहरा स्थान है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, जिसका है 8,22,17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका और औसत गहराई इसकी है 3920 मीटर। और पोर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त है जो 9392 मीटर गहरा है। तीसरा है हिंद महासागर, इसका 7,34,81,000 7,34,81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है और 3950 मीटर इसकी औसत गहराई है। और सुंडा गर्त इसमें सबसे गहरी द्रोणी है, गर्त है जो 7252 मीटर गहरा है। एंड आर्कटिक
उत्तरी ध्रुव महासागर, इसका 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है और इसकी औसत गहराई आपके 1200 मीटर है। और इसमें जो सबसे गहरा जो गर्त है जो 5450 मीटर गहरा है। और एंटार्क्टिका दक्षिण ध्रुव सागर, इसमें 3,22,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह 3701 वर्ग मीटर इसकी औसत गहराई है और इसमें कोई वो है, इसका कोई डेटा प्राप्त नहीं है। प्रमुख सागरों का क्षेत्रफल एवं जलीय आयतन। सागर का नाम है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, आयतन घन किलोमीटर में है। समझ में